नमस्कार, मैं सुधीर चौधरी और आप देख रहे हैं DKK न्यूज। तो आइए आज के इस वीडियो में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं। इससे पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरएसएस के 100 साल पूरे होने के अवसर पर कहा कि यह कोई संयोग नहीं था। आरएसएस के स्वयंसेवकों ने स्वतंत्रता आंदोलन में जेलें झेलीं और अंग्रेजों तथा निजाम के अत्याचारों का सामना किया। मोदी ने कहा कि संघ का उद्देश्य हमेशा राष्ट्र प्रथम रहा है और समाज के विभिन्न वर्गों के बीच काम करते हुए कभी मतभेद नहीं हुए। शताब्दी वर्ष पर जारी 100 रुपए के सिक्के में भारत माता का चित्र और संघ का ध्येय वाक्य राष्ट्राय स्वाहा इंद राष्ट्राय इदम न मम अंकित है, जिसका अर्थ है सब कुछ राष्ट्र के लिए। और यही मोदी सरकार ने दशहरा और दिवाली से पहले कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को बड़ी सौगात दी है। कैबिनेट ने महंगाई भत्ते में 3% बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है, जिससे अब डीए दर 55 से बढ़कर 58% हो जाएगी। इसका लाभ 39 लाख से अधिक केंद्रीय कर्मचारी और करीब 59 लाख पेंशन भोगियों को मिलेगा। वहीं सरकार ने देश भर में 57 नए केंद्रीय विद्यालय खोलने का फैसला भी लिया है। इसके साथ ही राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर पूरे देश में भव्य उत्सव मनाने की भी तैयारी की जा रही है। यही भारत की 5वीं पीढ़ी के स्टील्थ फाइटर जेट AMCA के प्रोटोटाइप डिजाइन और विकास के लिए 7 प्रमुख भारतीय कंपनियों ने बोली लगाई है। इनमें लार्सन एंड टुब्रो, टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स, हल और अडानी डिफेंस शामिल हैं। 2 कंपनियों को 15,000 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। AMCA सिंगल सीट, ट्विन इंजन और स्टील्थ तकनीक वाला विमान होगा, जो अमेरिका के F-22 और F-26 जैसे जेट्स से मुकाबला करेगा। इसकी परिचालन ऊंचाई 55,000 फीट होगी और यह भारी हथियार ले जाने में सक्षम होगा। परियोजना 2035 तक भारतीय वायुसेना में शामिल होने की संभावना है। AMCA भारत के सैन्य आधुनिकीकरण और स्वदेशी रक्षा उत्पादन में एक बड़ा कदम है। और इधर ई-आधार ऐप लॉन्च होने वाला है। अब आधार अपडेट करना होगा आसान, सीधे मोबाइल से। यूजर्स अपने नाम, पता और जन्म तिथि जैसे डिटेल्स बिना आधार केंद्र जाए अपडेट कर सकेंगे। AI और फेस ID तकनीक से यह ऐप सेफ और भरोसेमंद होगा। नवंबर से यूजर्स को सिर्फ बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के लिए ही केंद्र जाना पड़ेगा। पासपोर्ट, पैन, राशन कार्ड और बिजली बिल जैसे दस्तावेज भी सीधे ऐप से जुड़े रहेंगे। ये कदम आधार सेवाओं को डिजिटल, तेज और सरल बनाने की दिशा में बड़ा कदम है। यही अक्टूबर में बारिश सामान्य से अधिक रहने वाली है। दक्षिण भारत, केरल, तमिलनाडु और तटीय आंध्र प्रदेश में औसत से 112% से ज्यादा बारिश हो सकती है। उत्तर पश्चिम भारत और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में बारिश कम रह सकती है। तापमान की बात करें तो देश के ज्यादातर हिस्सों में सामान्य या उससे कम रहेगा, लेकिन पूर्वोत्तर, पश्चिमी हिमालय और सौराष्ट्र कच्छ में यह सामान्य से अधिक रह सकता है। तो बारिश और तापमान दोनों पर नजर बनाए रखें। और इधर हर साल 2 अक्टूबर को भारत और दुनिया भर में महात्मा गांधी यानी बापू की जयंती मनाई जाती है। साल 2025 में हम बापू की 156वीं जयंती मना रहे हैं। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1859 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। उन्होंने अहिंसा और सत्य के रास्ते पर चलकर भारत को 1947 में आजादी दिलाई। उनके सत्याग्रह और अहिंसा के विचार आज भी लोगों को प्रेरित करते हैं। इस दिन भारत में राष्ट्रीय अवकाश होता है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसे मनाया जाता है। सत्य और अहिंसा के संदेश को याद करें और बापू की विरासत को जिंदा रखें। यही 1916 की वो मुलाकात जिसने भारत की दिशा बदल दी। महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू पहली बार मिले थे 26 दिसंबर 1916 को लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पर। यह सिर्फ 20 मिनट की बातचीत थी, लेकिन यहीं से शुरू हुआ वो रिश्ता जिसने आजादी की लड़ाई और आजाद भारत की नींव रखी। शुरुआत में नेहरू गांधी के विचारों से पूरी तरह सहमत नहीं थे, लेकिन बाद में उन्होंने उन्हें अपना मार्गदर्शक माना। आज भी स्टेशन के सामने लगी शिलापट इस ऐतिहासिक मुलाकात को याद दिलाती है। छोटी मुलाकात, बड़ा इतिहास। और इधर हरियाणा से पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाला एक और यूट्यूबर गिरफ्तार हुआ है। पलवल के हथीन के कोट गांव का वसीम अकरम 4 साल से पाकिस्तानी दूतावास के अधिकारियों के संपर्क में था और व्हाट्सएप पर संवेदनशील सूचनाएं साझा कर रहा था। जांच में सामने आया कि उसने दिल्ली में पाकिस्तानी अधिकारियों को सिम कार्ड भी उपलब्ध कराया था। उसके फोन से कई चैट्स बरामद हुई हैं। इससे पहले पलवल का ही तौफिक और हिसार की यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा भी इसी नेटवर्क से जुड़े पकड़े जा चुके हैं। इस पूरे जासूसी गिरोह का मास्टरमाइंड पाक दूतावास का कर्मचारी दानिश बताया जा रहा है।
यही श्रीनगर में पुलिस शहीद फुटबॉल टूर्नामेंट के दौरान राष्ट्रगान के वक्त खड़े न होने पर 15 युवकों को हिरासत में ले लिया गया। इस पर पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती भड़क उठी और कहा कि बंदूक की नोक पर देशभक्ति नहीं सिखाई जा सकती। उन्होंने याद दिलाया कि उनके स्कूल के दिनों में बच्चे खुद ही राष्ट्रगान के सम्मान में खड़े हो जाते थे। महबूबा ने इस कार्रवाई को लोकतंत्र और आजादी की भावना के खिलाफ बताया और प्रशासन से तुरंत हिरासत खत्म करने की मांग की। और उधर करीब 2 साल बाद जेल से बाहर आए आजम खान फिर पुराने तेवरों में नजर आ रहे हैं। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि मुलायम सिंह यादव उनके पीछे नंगे पैर दौड़ आए थे और कोई उनकी शिकायत तक नहीं कर सकता था। आजम ने कहा कि जेल में 5 साल की सजा और कठिन परिस्थितियां झेलने के बाद भी वह मजबूत हैं और रहेंगे। उन्होंने कहा कि अगर फिर जेल जाना पड़ा तो जाएंगे और अगर मर गए तो जनाजा धूमधाम से निकलेगा। साथ ही मुलायम सिंह यादव को उन्होंने सैकड़ों साल में पैदा होने वाला इंसान बताया। यही दशहरा से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को बड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि घुसपैठ और बाहरी ताकतों से भी बड़ा खतरा देश की आबादी में बदलाव यानी जनसांख्यिकी परिवर्तन है। पीएम मोदी ने आरएसएस की 100वीं वर्षगांठ पर कहा कि जाति, भाषा और क्षेत्रवाद पर बढ़ता विभाजन भारत की एकता और संस्कृति को कमजोर कर सकता है। उन्होंने स्पष्ट संदेश दिया कि भारत की असली ताकत विविधता में एकता है और अगर यह सिद्धांत टूटा तो राष्ट्र भी कमजोर हो जाएगा। पीएम मोदी ने कहा कि आरएसएस हमेशा राष्ट्र प्रथम और एक भारत श्रेष्ठ भारत की सोच के साथ काम करता रहा है। और इधर बचपन पर मंडरा रहा है सबसे बड़ा खतरा। बच्चों से जुड़े अपराधों में मध्य प्रदेश देश में नंबर 1 बन गया है। एनसीआरबी की ताजा रिपोर्ट बताती है कि साल 2023 में एमपी में 22,000 से ज्यादा मामले दर्ज हुए। मां के गर्भ से लेकर जन्म के बाद तक भ्रूण हत्या, शिशु हत्या, रेप और रेप के बाद मर्डर तक दिल दहला देने वाले अपराधों में एमपी सबसे आगे है। यहां बच्चों का क्राइम रेट 77.9% तक पहुंच चुका है। दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र और तीसरे पर उत्तर प्रदेश है। लगातार बढ़ते ये आंकड़े बता रहे हैं कि देश का बचपन कितना असुरक्षित हो गया है। यही भारत में फिलिस्तीनी राजदूत अब्दुल्ला अब्बू शावेश ने केरल पहुंचकर माकपा और मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि इजरायल की नीतियों और साम्राज्यवादी ताकतों के कारण फिलिस्तीनियों को लोकतांत्रिक हकों से वंचित किया जा रहा है। वहीं माकपा और केरल सरकार ने एक बार फिर फिलिस्तीन के आत्मनिर्णय और स्वतंत्र राज्य की मांग का समर्थन किया। मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि गाजा के लोगों के साथ केरल हमेशा खड़ा रहेगा। राजदूत ने इसे फिलिस्तीनियों के लिए आशा की किरण बताया। और इधर हरियाणा की सैनी सरकार ने बाढ़ प्रभावित किसानों को दिवाली से पहले बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि फसल नुकसान का मुआवजा सीधे किसानों के खाते में दिया जाएगा। एग्रीकल्चर लोन और बिजली बिलों के भुगतान पर फिलहाल रोक लगाई गई है। जिन क्षेत्रों में 50% से अधिक फसल नष्ट हुई वहां आरण वसूली नहीं होगी। अब तक ई क्षति पोर्टल के माध्यम से 2,386 परिवारों को 4,42,20,000 रुपए दिए जा चुके हैं। कुल 5,37,000 किसानों ने अपने नुकसान की रिपोर्ट दी है। साथ ही रब्बी सीजन के लिए नए आरण उपलब्ध कराए जाएंगे और बाजरे की न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,757 रुपए प्रति क्विंटल तय की गई है। यही बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के बाद चुनाव आयोग ने 27,41,82,355 योग्य मतदाताओं की फाइनल सूची जारी कर दी है। भाजपा ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर हमला बोला है कि उन्होंने इस प्रक्रिया के दौरान चुनाव आयोग में कोई आधिकारिक शिकायत या हलफनामा नहीं दिया। भाजपा प्रवक्ता जयवीर शेरगिल ने कहा, थूक कर भागो, दुष्प्रचार फैलाओ, यही राहुल गांधी की एसओपी बन गई है। कांग्रेस ने पहले वोटर सूची में हेराफेरी का आरोप लगाया था और 16 दिनों की वोटर अधिकार यात्रा भी की थी। एसआईआर प्रक्रिया में मृत्यु, पलायन और दोहराव के कारण 68,100,000 नाम हटाए गए, जबकि 21,55,000 नए नाम जोड़े गए। और इधर केरल की राजनीति में बड़ा विवाद। केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी ने आरोप लगाया कि 25 साल पहले दफन हुई लाशों से वोट डलवाए गए। उन्होंने कहा, जो लोग जीतने के लिए लाशों से वोट डलवा रहे हैं वही आज तक केरल पर राज कर रहे हैं। गोपी ने यह भी कहा कि थ्रिसूर से उनकी जीत ईश्वर के साथ होने की वजह से संभव हुई और इस बार सत्ता में न भी आए तो विधानसभा में नई ताकत का उदय होना चाहिए। यही कांग्रेस नेता उदित राज ने पीएम मोदी पर हमला बोला। उन्होंने कहा, अमेरिका में भारत के पीएम से ज्यादा सम्मान पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर को मिलता है।
उदित राज ने कहा कि पीएम मोदी ने पहलगाम हमले की तुलना क्रिकेट मैच से कर दी, जबकि वहां 16 लोग मारे गए और 26 परिवार प्रभावित हुए। उन्होंने सवाल उठाया कि ट्रंप के गाजा पीस प्लान में अमेरिका ने आसिम मुनीर को स्वीकार किया, मोदी को नहीं। उदित राज ने भारत सरकार को अमेरिका और पाकिस्तान की बढ़ती करीबियों पर घेरा। और इधर लद्दाख हिंसा में गिरफ्तार क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक के लिए उनकी पत्नी गीतांजलि आंगमो ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा। उन्होंने सोनम की बिना शर्त रिहाई की मांग की और आरोपों को खारिज किया। गीतांजलि ने लिखा कि सोनम हमेशा भारत की एकजुटता और सीमाओं की सुरक्षा के लिए काम करते रहे। उन्होंने पूछा, क्या लद्दाख में लोगों के हितों के लिए लड़ना अब अपराध है? गीतांजलि ने राष्ट्रपति से आदिवासी होने के नाते स्थानीय भावनाओं को समझने की अपील भी की। यही 78 साल बाद भारत के लिए इंतजार खत्म होने वाला है। पीओके की जनता ने पाकिस्तान की सेना और पुलिस को बंधक बना लिया। रावलकोट, हजीरा, अब्बासपुर और कई जिलों में हजारों लोग सड़कों पर विरोध कर रहे हैं। पेट्रोल, बिजली और भ्रष्टाचार के खिलाफ ये प्रदर्शन विदेशों तक फैल रहे हैं। ब्रिटेन में भी कश्मीरी प्रदर्शन कर रहे हैं। देखना होगा क्या पीओके की जनता 10 दिन में अपनी आजादी हासिल कर पाएगी। और इधर बड़ी सौगात चुनाव से पहले बिहार में अब 16 जिलों में खुलेंगे 19 नए केंद्रीय विद्यालय। पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने इसकी मंजूरी दी। वर्तमान में बिहार में सिर्फ 16 केंद्रीय विद्यालय हैं। नए खुलने के बाद यह संख्या 35 हो जाएगी। देश भर में कुल 57 नए केंद्रीय विद्यालय खोलने के लिए 5,862 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। इस कदम से बिहार के छात्र छात्राओं को बेहतर शिक्षा और नए अवसर मिलेंगे। ये नए स्कूल बिहार में शिक्षा की नई क्रांति की दिशा में बड़ा कदम है। यही अगर किसी देश ने कतर पर हमला किया तो अमेरिका तुरंत जवाब देगा। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को एक शासकीय आदेश पर हस्ताक्षर किया, जिसमें उन्होंने कतर की सुरक्षा का संकल्प लिया है। इसमें कहा गया है कि अमेरिका कतर के क्षेत्र, संप्रभुता और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे पर किसी भी सशस्त्र हमले को अपनी शांति और सुरक्षा के लिए खतरा मानेगा। आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया कि जरूरत पड़ने पर अमेरिका कतर की रक्षा के लिए राजनयिक, आर्थिक और सैन्य कदम उठाएगा। यह आदेश इजरायल के दोहा पर हमले के बाद आया, जिससे अमेरिका पर कतर की सुरक्षा का दबाव बढ़ गया था। ट्रंप का यह कदम कतर और अमेरिका के बीच घनिष्ठ सहयोग और साझा हित को दर्शाता है। और इधर रूस से कच्चे तेल का सबसे बड़ा खरीदार अब भारत नहीं बल्कि ताइवान बन गया है। ताइवान ने 2025 की पहली छमाही में $1.3 बिलियन का रूसी नैफ्था आयात किया, जो 2022 के औसत से लगभग 6 गुना ज्यादा है। यह तेल सेमीकंडक्टर, प्लास्टिक और सिंथेटिक फाइबर बनाने में इस्तेमाल होता है। भारत इस मामले में दूसरे नंबर पर है और 14 लाख टन से ज्यादा रूसी तेल उत्पाद आयात कर चुका है। अमेरिका ने पहले भारत पर 25% टैरिफ लगाया था, लेकिन ताइवान अमेरिका का करीबी दोस्त होने के कारण फिलहाल सुरक्षित दिखता है। अब सवाल यह है कि क्या ट्रंप ताइवान पर भी कोई कार्रवाई करेंगे? यही रिजर्व बैंक ने चेतावनी दी है कि अमेरिकी टैरिफ भारत की विकास गति को प्रभावित कर सकते हैं। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि मौजूदा वैश्विक अनिश्चितताएं और टैरिफ से जुड़े जोखिम वित्तीय वर्ष 2025-26 की दूसरी छमाही में विकास धीमा कर सकते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय निर्यात पर 50% टैरिफ लगाया है, जिसमें 25% पारस्परिक और 25% अतिरिक्त टैरिफ शामिल हैं। भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते की बातचीत जारी है, लेकिन रूस से कच्चे तेल के लेन देन और कृषि डेयरी क्षेत्रों के खुलासे पर अभी तक सहमति नहीं बन पाई है। और इधर इस समय सोने की कीमतों में जबरदस्त तेजी देखी जा रही है। दिल्ली के सर्राफा बाजार में सोना 1,31,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के पार पहुंच गया। वहीं शेयर मार्केट निराशाजनक प्रदर्शन कर रहा है, जिससे निवेशक शेयरों से पैसा निकालकर सोने में लगा रहे हैं। हेज फंड मैनेजर अक्षत श्रीवास्तव ने चेतावनी दी है कि सोने में बढ़ती निवेश प्रवृत्ति भारत की अर्थव्यवस्था और सरकार की वित्तीय सेहत के लिए चुनौती बन सकती है। गहने एक इलिक्विड संपत्ति हैं और इनके लेन देन पर सरकार को टैक्स का लाभ नहीं मिलता, जिससे लंबे समय में आर्थिक नुकसान का खतरा बढ़ता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही देश भर की खबरें DKK न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप रोज़ाना ताज़ा और ज़रूरी खबरों से जुड़े रहें। आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हम फिर मिलेंगे
अगले अपडेट में। जय हिंद, वंदे मातरम।